Hello friends, today we will discuss about some important constitutional amendment acts। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स तक पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे के जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए आगे पढ़ने से पहले हम एक बार वो पढ़ लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कब आया था 1976 में, और इसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया था, हमारे जो प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और इसके अलावा और क्या काम किया गया था, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको ये पावर दी गई थी कि वो पूरे इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर दी गई थी कि वो एक केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिडिक्शन थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, रीडिफाइन किया था। ठीक है, तो ये सारे काम किसमें हुए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई प्रेसिडेंट के लिए क्या ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से ही काम करेगा, और लोकसभा और स्टेट असेंबलीज थी उनके टेन्योर को 1 साल बढ़ा दिया गया था। तो ये सारे काम हमने किस में पढ़े थे, ये कब हुए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद जो हमारा आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था, 1978 में। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट काम हुए थे वो कौन से हुए थे। सबसे पहले तो जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसे आर्टिकल 300A में रख दिया था और इसे एक लीगल राइट बना दिया था। एक काम तो ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाते थे वो किस लेवल पर लगाते थे, जो उसके लिए क्या यूज किया जाता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसके लिए क्या यूज किया जाने लगा, आर्म्ड रिबेलियन। क्या वर्ड यूज किया जाने लगा, आर्म्ड रिबेलियन। और इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट के लिए क्या बाइंड कर दिया गया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानेगा। देखिए पहले एक बार तो वो क्या कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रीबैक करती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उस पर अपना एसेंट देना ही पड़ेगा, यानी कि उसे मानना ही पड़ेगा। तो ये सारे काम किसमें हुए थे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था, 1985 में। इसमें देखिए क्या किया गया था, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आया था हमारा 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था, 1986 में। इसमें देखिए क्या किया गया था, ये किसके लिए था, अरुणाचल प्रदेश के लिए। किसके लिए था, अरुणाचल प्रदेश के लिए था। इसके बाद जो हमारा आया था 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था, 1987 में। इसमें देखिए क्या किया गया था, जो गोवा था, गोवा को पहले क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था, लेकिन 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में गोवा को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद देखिए आया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें देखिए क्या कहा गया था, ये कब आया था, 1987 में। इसमें देखिए क्या कहा गया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हिंदी में प्रोवाइड कराया जाएगा। किनको, लोगों को। ये किसने प्रोवाइड कराया, प्रेसिडेंट ने। देखिए जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में लिखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में आया और उसमें ये कहा गया कि भाई भारत की जनता को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए, इसलिए लोगों को क्या, वो हिंदी में प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा आया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया था, 1988 में। इसमें क्या किया गया था, देखिए वोट डालने की एज 21 से घटाकर क्या कर दी गई थी, 18 साल कर दी गई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आया था हमारा 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या कहा गया था कि भाई SC और STs को जो सीट रिजर्व्ड की जाती है, इसमें बोथ हाउसेज में और स्टेट असेंबलीज में भी, उनका टेन्योर था जो भाई उसको बढ़ा दिया जाएगा। कब तक, 2000 AD तक। ठीक है, ये कब हुआ था, 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद जो हमारा आया था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था, 1990 में। इसमें देखिए क्या किया गया था
SCs एंड ST के लिए एक जो नेशनल कमीशन था वो बनाया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए आप अगर ऐसे इनको बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने अपने 65th तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए उन सभी को पढ़ लिया। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आता है? 1991 में। और ये इफेक्ट में कब आया? 1992 में। इसमें देखिए क्या हुआ था, आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB इन दोनों को क्या किया गया? इंसर्ट किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्यों इंसर्ट किए गए थे? देखिए इनमें क्या था, to provide a national capital territory designation to Union Territory of Delhi with a legislative assembly and council of minister। इसने क्या किया कि भाई जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का डेजिग्नेशन था उसको किस में चेंज कर दिया? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, और इसमें क्या क्या बनाया गया दिल्ली में? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कब हुआ था? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद देखिए जो आया था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये कब आया? 1992 में। इसमें देखिए क्या किया गया, ऑल्टर्ड आर्टिकल 54 एंड 368 टू इंक्लूड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें देखिए क्या किया गया था, जो आर्टिकल 54 है ये किससे रिलेटेड है? ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो और जो आर्टिकल 368 है वो किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्या होता था, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था उसमें किन किन को शामिल किया जाता था? जो लोकसभा एंड राज्यसभा इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे उनको ऐड किया जाता था, और स्टेट असेंबलीज के जो MLAs होते थे उनको ऐड किया जाता था। लेकिन देखिए इसमें इस तब क्या था, यूटीज के जो मेंबर होते थे उनको शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन जब 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें क्या किया, दिल्ली और पौंडीचेरी जो ये दो यूटीज हैं इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं उनको भी किस में शामिल किया जाने लगा? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, उसमें इन दोनों जो यूटीज के भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को भी शामिल किया जाने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई जो दिल्ली और पौंडीचेरी को इलेक्टोरल कॉलेज में कब शामिल किया गया था? तो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो ये कब आता है? 1992 में। इसमें देखिए क्या होता है, इट इंक्लूडेड मणिपुरी, कोंकणी, नेपालीज लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि सबसे पहले सिंधी लैंग्वेज को शामिल किया गया था। कौन सी लैंग्वेज के रूप में? 15th रीजनल लैंग्वेज के रूप में। और ये कब हुआ था? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था ये। उसके बाद जब 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें ये 3 लैंग्वेजेस और जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपालीज। अब देखिए कितनी लैंग्वेज हो गई थी? 18। ठीक है, 8th शेड्यूल में अब कितनी लैंग्वेज हो गई? 18। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए आपको इनके सीरियल ऑर्डर भी याद रखने हैं कि सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली जोड़ी गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद 4 लैंग्वेजेस और जोड़ी गई, उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये इफेक्ट में कब आया था? 1993 में। देखिए जो ये हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया था, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके बाद क्या हुआ, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी रिसीव हो गई। यानी कि पंचायती राज का गठन किया जाने लगा। और पंचायती राज को कौन से शेड्यूल में ऐड किया गया था? 11th शेड्यूल में। ठीक है, 11th शेड्यूल वाज एडेड टू डील विद इट। इट ऑल्सो इंसर्टेड पार्ट 9 कंटेनिंग आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 ऐड किया गया। और इसमें जो पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल थे उनको भी याद रखना है, 243A से लेकर 243O तक। ठीक है, ABCD ऐसे करके 243A से लेकर 243O तक। और इसको किस पार्ट में रखा गया? पार्ट 9 में। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन से शेड्यूल में रखा गया, कौन से पार्ट में रखा गया, ठीक है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और ये भी इफेक्ट में कब आया था 1993 में। प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिटी टू म्यूनिसिपैलिटीज। तो देखिए जो 73rd था उसमें पंचायती राज थी और इसमें कौन थी, म्यूनिसिपैलिटीज थी, बाय इंसर्टिंग पार्ट 9A। और देखिए जो 73rd था उसमें पंचायती राज, और पंचायती राज को किस पार्ट में रखा गया था, पार्ट 9 में। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को लाया गया और म्यूनिसिपैलिटीज वाले को किस पार्ट में रखा गया, पार्ट 9A में। कंटेनिंग आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG। तो इसमें कितने आर्टिकल थे, ओ से आगे लेकर 243P से लेकर 243ZG तक, एंड 12th शेड्यूल, और इसको किस में रखा गया, 12th शेड्यूल में। पंचायती राज को 11th शेड्यूल में और म्यूनिसिपैलिटीज को 12th शेड्यूल में रखा गया, विच डील्स विद द आइटम कंसर्निंग म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद हो गई कि पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आया और म्यूनिसिपैलिटीज कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आया, किस पार्ट में रखे गए, किस शेड्यूल में रखे गए और कौन कौन से आर्टिकल इसके अंडर आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो 78th कब आया, 1995 में। इसमें देखिए क्या किया गया, दिस अमेंडेड द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंसर्ट 27 लैंड रिफॉर्म एक्ट। इसने क्या किया, जो हमारा 9th शेड्यूल था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए और उसमें 27 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को जोड़ा। ठीक है, ऑफ वेरियस स्टेट्स। आफ्टर दिस द टोटल नंबर ऑफ एक्ट्स इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल वेंट अप टू 284। और इसके बाद जितने भी एक्ट्स इसमें इंक्लूड हुए उसके बाद इसमें देखिए 27 लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को इंक्लूड किया गया और इसके बाद कितने टोटल एक्ट्स हो गए थे इसमें, 284। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन यहाँ से कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको पहले बताया कि 9th शेड्यूल कब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आ गया हमारा 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999 में। ये कब आया, 1999 में। अमेंडेड आर्टिकल 334। इसने कौन से आर्टिकल को अमेंड किया था, आर्टिकल 334 को, to extend the reservation of seats for SCs and STs and Anglo-Indians in the Lok Sabha and in the state legislative assemblies up to 60 years। इसने क्या किया, जो SC और STs को जो भी सीट रिजर्व की जाती थी कहां पर, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उनको कब तक बढ़ा दिया गया, 60 सालों तक। कब से लेकर, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कमेंसमेंट किया गया था। यानी कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट किया गया था उसके 60 सालों तक SC और STs की जो सीट रिजर्वेशन थी उनको 60 सालों तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि कब तक, टिल 2010 तक। तो ये बात कब कही गई थी, 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 2000 में। इसमें देखिए क्या कहा गया, दिस अमेंडमेंट रिस्टोर्ड द रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन इन बोथ जॉब रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस टू शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स विच वाज सेट असाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 1996। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि भाई SCs और STs को जो भी उनके रिलैक्सेशन दिया जाता है जॉब पाने में या प्रमोशन में, ठीक है, उनमें क्या क्या रिलैक्सेशन दिया जाता है, देखिए एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, क्वालिफाइंग मार्क्स में भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया कि भाई जो इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है उसको रिस्टोर किया जाए, यानी कि उसको दोबारा से रखा जाए, जो कि कब हटाने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 1996 में। 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि भाई SCs और ST के बच्चों को जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है वो हटा दिया जाए। लेकिन 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2000 में, उसने क्या कहा कि भाई जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। ठीक है, तो ये बात किस में हुई, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। ये कब आया, 2001 में, और इसको ये इफेक्ट में कब आया था, 2002 में। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट
till the publication of the relevant figures of the first census after 2026. The ascertainment of the population of a state for following purpose shall be made on the basis of the census shown against each of them. तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि भाई 2026 के बाद जब भी फर्स्ट सेंसस होगी, जनगणना होगी, उसके पहले तक जो कुछ भी काम किए जाते हैं वो कौन से सेंसस के अंडर किए जाएंगे उसको बताया गया। तो देखिए जो ये यहाँ पर कुछ काम दिए गए, जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 55, कि भाई आर्टिकल 55 में क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दिया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे किया जाएगा, वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, कब तक, जब तक 2026 के बाद जो भी फर्स्ट सेंसस होगी, यानी कि देखिए हर 10 सालों में सेंसस होती है, जैसे कि 2021 में अब सेंसस की जानी थी 2011 के बाद, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में सेंसस नहीं हो पाई। अगर वो सेंसस 2022 में होगी, उसके बाद 2026 के बाद जो भी दूसरी सेंसस होगी इसके 10 सालों के बाद 2032 में होगी, 33 में, जब भी होगी, उसके होने तक जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू ईच स्टेट इन लोकसभा, जो लोकसभा में सीट्स का एलोकेशन किया जाता है, किसको, ईच स्टेट को, कि भाई एक स्टेट की लोकसभा में कितनी सीट होंगी, वो भी किस सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, 1971 वाली सेंसस से। ठीक है, देखिए डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू टेरिटोरियल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये किसके अंडर किया जाएगा, 1991 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि भाई स्टेट्स का जो डिवीजन होगा इनटू टेरिटोरियल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, 1991 की सेंसस के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज अंडर आर्टिकल 170, कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो कॉम्पोजिशन है कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 170 में, ये भी कौन सी सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, 1991 की सेंसस से। ठीक है, तो ये बातें आपको यहां से याद रखनी है। आगे देखिए क्या कहा गया है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा अंडर आर्टिकल 330। तो देखिए रिजर्वेशन जो सीट्स का, किसको, एससी और एसटीज को, किस में, लोकसभा में, जो किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 330 के, ये भी किस सेंसस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, कि भाई इनको सीट्स जो एलोकेट की जाएंगी वो भी किस सेंसस के अकॉर्डिंग की जाएगी, 1991 की सेंसस से। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ से पता चल गई। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आ जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है तो इसलिए आप इसको कहीं पर भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो आया था 2002 में। इसमें देखिए क्या किया गया था, एक तो आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था और ये किससे रिलेटेड था, राइट टू एजुकेशन से। ठीक है, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड फेयर एजुकेशन की बात की गई थी। उसके बाद एक आर्टिकल और जोड़ा गया था जो डीपीएसपी के अंडर आता है, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में भी राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई थी कि भाई अप टू 6 ईयर्स, 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात, फेयर एजुकेशन की बात की गई थी, किसमें, आर्टिकल 45 में। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल जो ऐड किए गए थे वो किसमें किए गए थे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो देखिए जो हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया वो कब आया, 2003 में, और ये जो इफेक्ट में आया कब आया, 2004 में। इसमें देखिए क्या कहा गया था, दिस अमेंडमेंट लिमिट्स द साइज ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स। इसने क्या कहा कि भाई सेंटर और स्टेट्स में जो भी मिनिस्ट्रीज का साइज है, कि भाई मिनिस्ट्री कितनी होंगी उसको ना लिमिट कर दिया। ठीक है, लिमिट्स कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यू क्लॉज 1A, एक न्यू क्लॉज जोड़ा गया 1A, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the Union Council of Ministers or Chief Minister in the State Legislative Assemblies shall not exceed 15% of the total member of the Lok Sabha in the center और विधान सभा in the states। तो देखिए ये इसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया कि भाई मिनिस्ट्रीज का जो साइज होता है उसको लिमिट कर दिया गया
अब इसमें क्या कहा गया कि भाई सेंटर में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को मिलाकर केवल 15% मेंबर ही किस में जा सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जा सकते हैं, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होगा ना उसको भी ऐड किया जाएगा। देखिए कई बार एग्जाम में ना यहां से फंसा देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ऐड किया जाता है या नहीं किया जाता, तो प्राइम मिनिस्टर को ऐड किया जाता है। ऐसे ही स्टेट असेंबलीज में चीफ मिनिस्टर को मिलाकर उनके जो भी मेंबर होते हैं उन सभी को मिलाकर 15% से ज्यादा उनकी इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल नहीं होना चाहिए। तो 15% जो मेंबर्स थे उनको लिमिट कर दिया गया। ठीक है, मिनिस्टर्स का जो साइज था वो 15% तक लिमिट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, और ये किसमें क्लोज 1A में जोड़ा गया था। द न्यू क्लोज 1B, एक क्लोज और जोड़ा गया 1B ऑफ आर्टिकल 75। किसका, आर्टिकल 75 का क्लोज 1B provides that a number of either house of parliament belonging to any political parties who is disqualified for being member of that house on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as ministers under clause 1 of article 75 and 164 until he is again elected। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, एक नया क्लोज जोड़ा गया 1B किस आर्टिकल का, 75 का। इसमें ये कहा गया कि किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के जैसे लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस का कोई भी मेंबर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है किस ग्राउंड पर, कि भाई वो डिफेक्शन के ग्राउंड पर, कि भाई दल बदल के आधार पर उसको ना डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई अब ये मेंबर नहीं रह सकता, तो जो वो अब मेंबर नहीं रहा तो उसको किस से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिस्ट्री के जो के सीट से भी उसको हटा दिया जाएगा। ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर तो नहीं है लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो पार्ट है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको जो मिनिस्टर्स की सीट थी उससे भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसको कब तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जब तक वो दोबारा से मेंबर के रूप में इलेक्ट ना हो जाए। ठीक है, जब वो दोबारा से मेंबर के रूप में इलेक्ट हो जाएगा उसके बाद उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। तो यहां से आपको ये बात अच्छे से याद हो गई। आगे देखिए क्या कहा गया है, हाउ एवर द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12 इन स्मॉलर स्टेट्स लाइक सिक्किम, मिजोरम एंड गोवा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब मिनिस्टर्स का जो नंबर है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर को भी मिलाकर, अब यहाँ पर स्टेट की बात की जा रही है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज है ना वो 12 से कम नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी छोटी स्टेट हो। जैसे कि सिक्किम है, बहुत छोटा स्टेट है, मिजोरम है, गोवा है, ये बहुत छोटे छोटे स्टेट है, लेकिन यहां पर भी जो मिनिस्टर्स का साइज है यानी कि मिनिस्टर्स का नंबर है वो 12 तो होना ही चाहिए, और उसमें चीफ मिनिस्टर को भी ऐड किया जाएगा। तो यहां से आपको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता चल गया कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो साइज है उसको लिमिट कर दिया गया। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीजें अच्छे से याद हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये कब आया था, 2003 में आया था, और ये इफेक्ट में कब आया, 2004 में। इसमें देखिए क्या कहा गया था, इट अमेंडेड द 8th शेड्यूल। अब देखिए जो हमारा 8th शेड्यूल था उसको दोबारा से अमेंड किया जा रहा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज इंसर्टेड 4 न्यू लैंग्वेजेस, और इसने 4 नई लैंग्वेजेस को और जोड़ा था। देखिए सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज जोड़ी गई थी सिंधी, ये कब जोड़ी गई थी, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये कौन सी लैंग्वेज जोड़ी थी, 15th। उसके बाद जो हमारी 3 लैंग्वेज और जोड़ी थी, कब जोड़ी गई थी, कौन सी जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। ठीक है, तो ये कौन से एक्ट में जोड़ी गई थी, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये कब आया था, 1992 में। यहां तक हमारी जो टोटल लैंग्वेज थी वो कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। इसके बाद देखिए 4 लैंग्वेज और जोड़ी गई, कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। तो ये 4 लैंग्वेज और जोड़ी गई। आफ्टर दिस अमेंडमेंट द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज हैज़ बिकम 22। अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कितनी हो गई, 22। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये लैंग्वेज जोड़ी गई कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ी गई, या फिर पहले कौन सी जोड़ी गई, बाद में कौन सी जोड़ी गई। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारे आ जाते हैं 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।